नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिन की बड़ी खबरें तो हम आपको बुलेटिन में दिखा ही रहे हैं। मैं हाजिर हूं लेकर खबर हटकर, यानी वो खबरें जो अहम तो हैं लेकिन बड़ी खबरों में छूट जाती हैं। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाया एसी वाला हेलमेट। कूलिंग मैकेनिज्म हेलमेट के होंगे 4 अलग अलग वेरिएंट। श्रीनगर के बडगाम में मिली 1200 साल पुरानी मूर्ति। ग्रेनाइट पर महीन कारीगरी की है बेशकीमती मिसाल। पुरातत्वविदों ने संजोई कश्मीरी मूर्ति कला की अनमोल धरोहर। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को नंबर 1 बनाने के मकसद से सामने आए शहर के नौजवान। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रोज संभालते हैं ट्रैफिक। साइबेरियन मौसम के अनुकूल रूस में तैयार हुई सेब की नई किस्म। मुट्ठी में भरकर खाए जाते हैं बेरी के आकार के सेब। और दक्षिण अफ्रीका में लोगों के असल जीवन में साथ आया कार्टून दोस्त थेम्बा। एनिमेटर मिसिपा की कोशिश ने लोगों का दिल जीता। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे जीवन में करीबी से जुड़े ज्ञान और विज्ञान की। जरा सोचिए, हेलमेट में अगर कूलिंग मैकेनिज्म लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये ठंडा ठंडा हेलमेट उन श्रमिकों के लिए वरदान जैसा नहीं होगा जो भरी गर्मी में काम करते हैं? हैदराबाद में एक स्टार्टअप कंपनी इन दिनों एयर कंडीशनर से युक्त हेलमेट बनाने में जुटी हुई है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये स्पेशल हेलमेट। ये हैं कौस्तभ कौंडिन्य। हैदराबाद में जर्श सेफ्टी कंपनी की जिम्मेदारी संभालते हैं। गर्मियों में बाइक राइड करते हुए इन्होंने सोचा कि अगर हेलमेट में एसी लगा हो तो बाइक राइड आसान हो जाएगी। कौस्तभ और उनके दोस्तों ने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च किया, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब हेलमेट के अंदर कूलिंग मैकेनिज्म डेवलप करने का इन्होंने फैसला लिया। बस फिर क्या था, कौस्तभ ने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। दिमाग में कहीं ना कहीं वो श्रमिक भी थे जो औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर काम करते हैं, लेकिन भरी गर्मी में उनकी दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है। This idea came in when we were traveling on bikes a lot in summer wearing helmets. It was extremely uncomfortable. So we thought, why not buy a product and solve our own problem? But we couldn't find anything online. So that's when came this eureka moment. Okay, why not make a helmet that has AC inside it? So that's when we started developing the product. It took a good 2.5-3 years of research and developing this product, and we came up with the world's first industrial helmet which has AC in it. इस हेलमेट में बिल्ट इन एयर कंडीशनर होगा। एसी हेलमेट के 4 अलग अलग वेरिएंट हैं। सभी वेरिएंट्स एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के भीतर अलग अलग कस्टमर पर फोकस्ड हैं। पहला हेलमेट मॉडल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें 2 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, यानी जिन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडक चाहिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मॉडल कुशल और अर्धकुशल टेक्नीशियंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बैटरी बाहर होती है और 10 घंटे तक चलती है। तीसरा हेलमेट एयर कंडीशनिंग वाले वेल्डर के लिए बनाया गया है और चौथा जेसीबी जैसे भारी मशीन का इस्तेमाल करने वालों के लिए। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाम के एक खास चैनल के जरिए हेलमेट्स का कूलिंग सिस्टम हवा के तापमान को कम करके उनके अंदर भेजता है। हवा का फ्लो चारों तरफ, एक चेहरे की ओर, 2 कानों की ओर और तीसरा पीछे की ओर होता है। Wherever the heat spots are higher, we are focusing the cooling onto the heat spots itself, such that the user can feel immediate comfort. So this is the air distribution channel which has a 4-way vent. So the vents are like 2 over the ears, these 2, and this front one is the coming to the face, and the back one is flowing towards the helmet, and it covers the parts of the helmet till the end.
इस स्टार्टअप कंपनी ने अपने इस खास प्रोडक्शन के लिए जेसीबी के साथ एग्रीमेंट किया है। अब जल्द ही इनकी कंपनी दक्षिण पश्चिम रेलवे को हेलमेट की सप्लाई करेगी। जस्ट सेफ्टी कंपनी अपने कारोबार का विस्तार मध्य पूर्व में भी करने की उम्मीद कर रही है। और विज्ञान की ही बात करें तो ब्रिटेन में व्हील चेयर से जोड़कर एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए है। इसके डेवलपर्स के अनुसार एनाबॉल डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक आर्म है जो व्हील चेयर पर चिपक जाता है, जिससे उपयोग करने वाले शख्स अपनी कुर्सी को हिलाने पर या टेबल टॉप पर हाथ से पकड़कर फर्श पर खींच सकता है। एनाबॉल किसी भी आर्ट डिवाइस को 4 से 40 मिलीमीटर व्यास से पकड़ सकता है और इसे कागज पर मजबूती से दबाता है। इसे ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल स्विच से चालू या बंद किया जा सकता है। एनाबॉल के को डिजाइनर एली हीथ इस डिवाइस के बढ़ते उपयोग से बेहद खुश हैं। तो जिंदगी को सरल बनाती ज्ञान विज्ञान की अनोखी जिंदगी। और अब जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से 1200 साल पुरानी मूर्ति मिली है। बडगाम जिले के खान साहब इलाके से बरामद इस प्राचीन मूर्ति को लेकर पुरातत्वविदों का कहना है कि ये अमूल्य है। दुनिया भर से खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी मूर्तियां सिक्के जैसी निकलने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर कश्मीर से सामने आई है, जहां पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले से 1200 साल पुरानी देवी दुर्गा की एक मूर्ति बरामद की है। पुरातत्व जानकारों के मुताबिक देवी दुर्गा की ये अद्भुत मूर्ति बेहद खास है। न सिर्फ ये 1200 साल पुरानी है, बल्कि काले पत्थर पर बारीक नक्काशी के साथ तैयार की गई ये मूर्ति जम्मू कश्मीर के पूरे इतिहास को खुद में संजोए हुए है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम कश्मीर है। इसका यही हमेशा काम रहता है कि जितने भी हमारे पुराने असासे हैं या जितने भी मटेरियल हमें हमारे नज़र में होते हैं, हम उनको कंजर्व प्रिजर्व करें और आइंदा आने वाले नस्लों के लिए ये एक सबक रहता है कि हमारे पुराने जितने भी ये फनकार थे, ये आर्टिस्ट थे, ये कैसे काम करते थे और इससे हमें पता चलता हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के मुताबिक यह मूर्ति लगभग 7वीं से 8वीं ईस्वी यानी करीब 1200 साल पुरानी है। यह मूर्ति 12 बाय 8 इंच की है, जो काले पत्थर में उकेरी गई है, जिसमें देवी दुर्गा 4 परिचारकों के साथ सिंह के आकार के सिंहासन पर विराजमान है। जब मैं एसएसपी बडगाम से मिला, उन्होंने कहा कि पहले हमने उसको आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन यही है इस ऑब्जेक्ट की, ये गॉडेस दुर्गा है। ये मिनीचर टेम्पल, ये मिनीचर ये है स्कल्पचर है। तो गॉडेस दुर्गा जी जो है तो ये सीटेड ऑन लॉइन थ्रोन है। ये काफ़ी रेयर ऑब्जेक्ट है। इसकी डेटिंग हमने उसी समय कहा क्योंकि ये आर्ट था पीक पे था 7th एंड 8th सेंचुरी में। उसके बाद में और एक पीक पे गया है। तो ये जो इसका पीरियड हमने कहा इसलिए 7th और 8वीं सदी में किया। इससे पहले पुलिस ने बडगाम जिले के खान साहिब से देवी दुर्गा की लगभग 1200 साल पुरानी मूर्ति बरामद की थी। इस मूर्ति को अब संग्रहालय में रखा जा रहा है। कुछ दिन पहले श्रीनगर के पांथरेथन इलाके में झेलम नदी से रेत निकालते समय मजदूरों को यह मूर्ति मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि मूर्ति को बडगाम में कोई व्यक्ति बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और विरासत की ही बात करें तो वडोदरा में एक खास तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ भोजपत्र पर चित्रकारी की हुई पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। चित्रकार परमेंद्र गज्जर की पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी चर्चा सभी जगह हो रही है। इस वैज्ञानिक युग में भोजपत्र पर की गई चित्रकारी हमारी विरासत और समृद्ध संस्कृति की अद्भुत झलक पेश करती है। दरअसल भोजपत्र का नाम आते ही प्राचीन पांडुलिपियों का विचार आता है। कागज की खोज होने से पहले हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर किया जाता था। कहा जाता है कि भोजपत्र पर लिखा हुआ सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित रहता है। पहले का जो हमारी वारसागत जो हो रही थी भोजपत्र पर लिखने की स्क्रिप्ट राइटिंग, वो ख़त्म हो गई। मगर पहले स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए
और श्लोक और वो जो सबके लिए हम भोजपत्र का ही यूज़ करते थे, भोजपत्र ही हम लिखते थे। और इसीलिए अभी ये वैज्ञानिक ज़माने में ये सब आउटडेटेड हो गया है, मगर फिर भी हमारी धरोहर तो हमारी धरोहर ही है। उसको फिर से उजागर करने के लिए मैंने ये कोशिश की है। तो जरूरी है अपनी धरोहर को सहेजना और प्रस्तुत करना। गणेश उत्सव की बात करें तो गणेश उत्सव को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस समय तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। पूरे साल लोगों को गणेश उत्सव का इंतजार रहता है। हालांकि कोरोना के कारण गणेश उत्सव को मनाने के तरीके में परिवर्तन आया है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई बदलाव नहीं है। वहीं देखा जाता है कि इस दौरान पीओपी से बनने वाली मूर्तियों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में इस बार राजधानी भोपाल के मूर्तिकार कांता यादव ने अनोखे तरीके से गणेश भगवान की मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। इस बार वो गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसे लोग अपने घरों में गणेश उत्सव के दौरान रखकर भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो इस बार घर लेके आइएगा इको फ्रेंडली गणेश। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो देखते हैं क्या है अगली खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर यदि यातायात संभालते हुए आपको कुछ युवा पुलिस के साथ दिख जाएं, तो हैरान मत होइएगा। ये युवा अपने शहर को ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामले में नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा पुलिस के साथ मिलकर रोजाना कुछ देर यातायात संभालते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपनी विरासत को गर्व के साथ संजोए रखता है। साथ ही अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए भी देश में प्रसिद्ध है। कई साल से इंदौर स्वच्छता के मामले में भारत का सबसे साफ शहर बना हुआ है। ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी देश का नंबर 1 बनाने के लिए युवाओं के एक ग्रुप ने अपना मिशन बनाया हुआ है। शहर में 100 वॉलंटियर का ग्रुप है, जो पिछले 1.5 साल से ट्रैफिक संभालने में पुलिस की मदद करता है। इनमें युवाओं के अलावा गृहिणियां और ऑफिस जाने वाले लोग भी शामिल हैं, जो अपना कुछ समय इस काम में दे रहे हैं।
इनके ग्रुप में 100 वॉलंटियर्स हैं जो पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें गृहिणियाँ भी हैं, बच्चे बच्चियाँ सभी तरह के लोग हैं, प्रोफेशनल जो काम करते हैं ऑफिसेज में वैसे लोग भी हैं। और एक्टिविटी ये ट्रैफिक में जो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनके साथ मिलकर सहयोग करते हैं। स्टॉप लाइन पे लोगों को रुकवाना, उनको अवेयर करना, समझाना, सिग्नल जंप ना करें, इस बात को लेके वो अपनी बात रखते हैं लोगों के बीच में। और जनता के बीच के ही लोग जब जनता को समझाइश देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे युवकों में से ही एक ऋषभ अपने जन्मदिन के बावजूद दोस्तों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने आए हैं। ये ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हैं और रूल्स तोड़ने वालों को समझाते हैं। इनकी इस कोशिश से जनता में भी अच्छा मैसेज जाता है। जन्मदिन पर भी अपने ग्रुप के साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने पहुंचे ऋषभ बागोरा ने बताया, जैसे सभी लोग अपने जन्मदिन पर कोई सेवा का कार्य करते हैं, वैसे ही मैं भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने आया हूँ। ट्रैफिक को कंट्रोल करें और अपना जन्मदिन देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को दिखाते हुए शहर के ट्रैफिक में सुधार लाए। हम यातायात जागरूकता का कार्य करते रहे और आज मेरे जन्मदिवस पर हमने ट्रैफिक को संभाला है और मेरे परिवारजन और मेरे मित्रों भी उसमें शामिल हुए और साथ ही हमने संकल्प लिया है कि इंदौर को ट्रैफिक में भी बेहतर बनाने के लिए हम जन्मदिवस पर हमारे यातायात जागरूकता के लिए कार्य करते रहेंगे। 1.5 साल से 100 लोगों की टीम के साथ यातायात के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे युवा पूरे देश के लिए एक सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। शहरों में सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अच्छे नागरिकों के लिए ये युवाओं का ग्रुप अच्छी मिसाल है। और अब समय है कुछ वायरल वीडियोस देखने का। चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। आपने बिल्लियों के कैट शोज तो कई देखे होंगे जहां बिल्लियां तरह तरह के करतब दिखाती हैं, लेकिन आज के वायरल वीडियो में हम एक कैट की मस्ती का वीडियो दिखा रहे हैं। ये बिल्ली की परछाई नहीं है बल्कि खुद काले रंग की बिल्ली है जो मस्ती के मूड में है। बिल्ली बार बार इस कंक्रीट के स्लैब पर फिसलकर मस्ती कर रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 5 मिलियन से ज्यादा कैट लवर्स देख चुके हैं। आइए अब चलते हैं 7 समंदर पार की दुनिया में। अमेरिका के कोलोराडो में डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस को दुर्व्यवहार करना बेहद महंगा पड़ा। न सिर्फ कोलोराडो के लवलैंड शहर के प्रशासन को कैरन गार्नर नाम की इस महिला को $3 मिलियन मुआवजा देना पड़ा, बल्कि दोषी पुलिस कर्मियों को अपनी नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ा। पिछले साल 75 साल की बुजुर्ग महिला को पुलिस ने बिना जांच सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन पर शॉपलिफ्टिंग के आरोप लगे थे। महिला डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें भूलने की आदत है। बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी और हाथापाई की घटना ने आम अमेरिकियों को बेहद निराश किया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कोलोराडो के साथ साथ पूरे अमेरिका में आम नागरिक पुलिस की असंवेदनशील रवैये से खासे खफा हैं और जनता के दबाव के कारण अब दोषी पुलिसकर्मी आपराधिक मुकदमा भी झेलने को मजबूर हैं। रूस में साइबेरियन मौसम के अनुकूल एक किसान ने सेब की नई किस्म पैदा करने में सफलता हासिल की है। ये सेब बेरीज के आकार के हैं। इनका ठंड पर कोई असर नहीं होता और ये इतने छोटे हैं कि माचिस की डिब्बी में भी फिट हो जाते हैं। परमाफास्ट में बने साइबेरियाई शहर याकुत्स्क में रहने वाले किसान का नाम है निकोफोर इवानोव। चूंकि यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है, ऐसे में सेब जैसी फसल खराब हो जाती है। लिहाजा स्थानीय पौधों को अपने आकार को कम करके ऐसे वातावरण के अनुकूल होना पड़ता है। इवानोव ने कहा कि इन माइक्रो एप्पल्स की कटाई बेहद मुश्किलों भरी है, इसलिए इन्हें मुट्ठी में रखकर एक साथ खाया जाता है। इवानोव ने कहा, ये फलों के पेड़ की बजाय एक सजावटी पौधे के रूप में अधिक उपलब्ध है। और फिलहाल आपको सीधे लिए चल रहे हैं जैसलमेर, जहां एयरफोर्स के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
हमारे इस मित्र का सहयोग और समर्थन बराबर मिला है। आज का यह इवेंट उसी सीरीज में एक नई कड़ी और जोड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी तेज़ी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल रहा है। इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में देशों के आपसी इक्वेशंस भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार तेज़ी से बदल रहे हैं। चाहे साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन रीजन हो, या इंडो पैसिफिक हो, या फिर सेंट्रल एशिया हो, हर जगह अनसर्टेनिटी की स्थिति देखी जा रही है। हाल का अफगानिस्तान का घटनाक्रम भी इसी तरह का एक उदाहरण है। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी एवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि न होकर बल्कि हमारी एक जरूरत बन गई है। साथियों, आज जब हमारी एयरफोर्स में हम स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम इंडक्ट करने जा रहे हैं, तब मैं एक विजनरी को ज़रूर याद करना चाहूँगा जिसने रक्षा के क्षेत्र में खासकर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त की थी। आज से लगभग 30 साल पहले श्री APJ अब्दुल कलाम ने देश में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसकी कल्पना ऐसे समय में की गई थी जब हमारे वैज्ञानिकों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तमाम तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। बावजूद इन सबके इस प्रोग्राम की सफलता ने न केवल मिसाइल डिफेंस में हमारी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सीमा पार से आने वाले किसी भी प्रकार के खतरे को समय से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। साथियों, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स के माध्यम से जिस आत्मनिर्भरता की कल्पना की गई थी, उसी विजन को सामने रखकर हम आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा उद्देश्य मेक इन इंडिया से आगे स्वदेशी रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के माध्यम से अपने टेक्नोलॉजिकल बेस को मजबूत करना, बल्कि उससे भी आगे मेक फॉर द वर्ल्ड है। साथियों, इस उद्देश्य की ओर हम टेक्नोलॉजी लीडर्स और पार्टनर नेशंस के घनिष्ठ सहयोग से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एमआरसैम का डेवलपमेंट ऐसे ही सहयोगी प्रयासों का एक बहुत ही बेहतरीन प्रमाण है। इस प्रोजेक्ट ने न केवल सहयोगी कंपनियों और एजेंसियों की टेक्नोलॉजिकल क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम भी डेवलप किया है जिससे कटिंग एज वेपन सिस्टम की हमारी क्षमता में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। साथ ही मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट ने इंडिया और इजराइल दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। यह दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। साथ ही मुझे बतलाया गया है कि इस दौरान देश में कई नई टेस्ट फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण हुआ है। ये फैसिलिटीज़ आगे आने वाले समय में भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में सहायक होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के लिए अनेक सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों द्वारा की जा रही है। यह अपने आप में दोनों सेक्टर की कंपनियों के बीच तालमेल का भी एक बहुत ही शानदार उदाहरण है।
इस प्रोग्राम के माध्यम से देश में पहली बार मिसाइल और रडार सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग ऑफसेट पॉलिसी के माध्यम से की जा रही है। इस पॉलिसी के माध्यम से इंडियन इंडस्ट्री ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल स्किल्स में बढ़ोतरी की है। स्थिति यह है कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज और DRDO और उसके साथ साथ विदेशों में भी प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स की सप्लाई कर रहे हैं। यह आप ये देख रहे थे सीधा प्रसारण जैसलमेर से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वायुसेना के एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं। और वापस लौटते हैं कार्यक्रम की ओर। अब वक्त है इस कार्यक्रम में बायोस्कोप की बातों का। संगीतकार AR रहमान और गुलजार की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी। बिजनेस टाइकून सुब्रत रॉय की बायोपिक के लिए गुलजार गीत लिखेंगे। निर्माता संदीप सिंह ने कहा है कि वो AR रहमान और गुलजार के बड़े प्रशंसक हैं। उनके मुताबिक सुब्रत रॉय का जीवन, धैर्य, दृढ़ संकल्प और सफलता की कहानी है। इसे 70 mm पर इस सपने को साकार करने के लिए इन दो प्रतिभाओं के समर्थन की जरूरत है। जल्द ही फिल्म के शीर्षक और कलाकारों की घोषणा होने की भी उम्मीद है। तो AR रहमान और गुलजार आएंगे साथ साथ। रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म अनाथे का पहला लुक जारी हो गया है। इसका मोशन पोस्टर कल रिलीज होगा। फिल्म में रजनीकांत के साथ नयनतारा और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में होंगे। रजनीकांत ने हाल ही में फिल्म देखी है और निर्देशक शिवा की एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए सराहना की है जो जनता, खासकर महिलाओं और बच्चों को आकर्षित करती है। फिल्म का ट्रेलर भी अगले महीने रिलीज होने की संभावना है। रक्षित शेट्टी की 7-7-7 चार्ली 31 दिसंबर को स्क्रीन पर आएगी। ये फिल्म किरण राज के द्वारा निर्देशित है और 777 इस फिल्म में रक्षित मुख्य भूमिका में है। ये एक एडवेंचरस कॉमेडी ड्रामा है कि कैसे जब एक डॉग चार्ली के जीवन में आता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ये फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित 5 भाषाओं में बनाई जा रही है। फिल्म 777 चार्ली। इसी के साथ कार्यक्रम खबर हटकर में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।